हेलो बच्चों, मैं हूँ अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शालय। अब तक तो हम जरूर बहुत परिचित हो चुके हैं। आज मैं थोड़ा एक बहुत टफ काम लेकर के आई हूँ आपके सामने। आप ही के रिक्वेस्ट पर कल के वीडियो में हमने देखा है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम, उनका स्ट्रक्चर, उनका क्लासिफिकेशन, उनके टाइप्स। कल जो हमने देखा था सब टॉपिक्स, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे मुझे एक क्लास में खत्म करना पड़ा है, क्योंकि समय बहुत कम है और एग्जाम सर पे हैं बच्चों के। अब आज कुछ रिक्वेस्ट आए हैं, उनके शिक्षकों ने भी कहा था, जैसा मैंने पहले बताया था कि हिंदी में बोलें। फिर से आया कि हिंदी में प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दूं। तो मैंने कोशिश की है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल हुआ है। एक तो मैं इसका जब एक्सप्लेनेशन करूंगी तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है पिछले वीडियो में भी जो मैंने पावर पॉइंट समझाया है तो काफी हिंदी में कहा है। और एक साइंस की शिक्षिका होने के नाते अब टू पीएचडी तक की बच्चियों को गाइड कर रही हूँ साइंस में। शुद्ध हिंदी, हालांकि हिंदी मेरी बहुत अच्छी है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हिंदी किन्हीं को पढ़ना है, इवन स्कूल के स्टूडेंट्स को भी, और उनको कोई इश्यू हो तो आप बता सकते हैं। हिंदी में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सेमिनार में प्रतिनिधित्व किया है अपने कॉलेज का, रूम इंचार्ज वगैरह भी रही हूँ। बट साइंस के सब्जेक्ट्स को हिंदी में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल तो है। चलिए, मैं पहली बार प्रयास कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताइएगा। तो मैं और आगे भी कोशिश करूंगी। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें हो चुकी। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पारिस्थितिकी यंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इसमें जैसा मैंने पहले ही कहा था, एक बार में मैं काफी सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। तो इस इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी यंत्र में हम देखने जा रहे हैं परिभाषा या कंसेप्ट, संरचना, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम का, क्या कार्य करते हैं ये पारिस्थितिकी यंत्र, कैसे इनमें, इन पारिस्थितिकी यंत्र में जो एक एक जगह पे होते हैं, खास निश्चित स्थानों पर होते हैं और सारे समूहों संघटकों से मिल करके बनते हैं, उनके बीच में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, नीचे निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक, या कभी कभी ऊपर से नीचे के स्तर तक, जो भी हो वो हम देखेंगे ऊर्जा प्रवाह में। और ऊर्जा प्रवाह में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक एक इस तरह के यंत्र में, वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। जो भोजन, खाद्य पदार्थ जो हैं उनके स्तर पर कैसे उनका खाद्य पदार्थ का उपयोग अलग अलग सतहों पर इस तंत्र के किया जा रहा है, उसके आधार पर फूड चेन, खाद्य श्रृंखला इसको आप कह सकते हैं, फूड वेब, खाद्य जाल, एवं इकोलॉजिकल पिरामिड। वो जो ऊर्जा का प्रवाह है उसके बेसिस पर, या जो संगठक हैं पारिस्थितिक यंत्र के, वो नंबर के आधार पर कैसे जुड़े हुए हैं, बायोमास के आधार पर, मतलब उनका जो अ, संगठक तत्व का वजन है उसके आधार पर कैसे जुड़े हुए हैं, और ऊर्जा के प्रवाह पर कैसे जुड़े हुए हैं। ये मिल करके एक स्तूप की तरह की आकार की संरचना का निर्माण करते हैं। जो ये त्रिकोण स्तूप इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ भी हो सकता है, या इन्वर्टेड भी हो सकता है इन दिस फॉर्म। तो दोनों तरह के पिरामिड्स के बारे में हम देखेंगे। तो लेट अस सी, एक बार एक एक करके हम वन बाय वन देखें। अब मैं इंग्लिश में जब मैं बता रही थी तो वो मुझे बोलना ज्यादा आसान लग रहा था, थोड़ी तो मुश्किल हो रही है। पर एक एक स्लाइड को लेके एक एक लाइन देखने के पहले मैं संक्षेप में हम बात कर लें जो हमने पहले देखा हुआ है। ये है परिस्थितिकी यंत्र या इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसको हमने देखा था कि किस तरह से ये एक परिस्थितिकी यंत्र, वो एक यंत्र है या एक तंत्र है, सॉरी सॉरी, यंत्र की नहीं, ये एक तंत्र है, एक सिस्टम है। जहाँ पे हम हैं वहां पे, जैसा मैंने पहले ही बताया था, एक छोटी सी लेकर के पूरे विश्व तक के स्तर की
पारिस्थितिकी तंत्र अब बनती है, उनमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन, हमेशा ध्यान रखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो जैविक हो, चाहे वो अजैविक हो, चाहे वो कार्बनिक हो, चाहे वो अकार्बनिक हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों। जानवर में फिर शाकाहारी, मांसाहारी, उन मांसाहारी के ऊपर निर्भर रहने वाले दूसरे लेवल के उपभोक्ता हो गए, जिनके आधार पर हम देखते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता के विभिन्न लेयर, और फिर तीसरे प्रकार के घटक हैं अपघटक, यानी डिकम्पोजर्स, जो सड़ता हुआ पदार्थ है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जब वो डिके होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, या जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तब वो जो शरीर है लिविंग बीइंग का, उनके घटकों को डिकम्पोज करके, विघटित करके, पुनः उनके संघटकों को वातावरण में मिला देते हैं, सॉइल में या मिट्टी में या वातावरण में या जल में, और फिर से एक नई इस तरह की तंत्र के निर्माण में सहयोग करते हैं। तो ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हमने पहले भी देखा है, पारिस्थितिकी यंत्र में जितने भी संघटक हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, खाद्य के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर, और उनका जो बायोमास है, जो उनका वजन है एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, उस आधार पर ये सभी संघटक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आगे के स्लाइड्स में हम वो देखेंगे। तो और ये जो संगठन होता है, ये जो जुड़ाव होता है, इन जुड़ावों के आधार पर हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना क्या है, इनके कार्य क्या हैं, फिर इनमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, कैसे ये फूड के खाने के संदर्भ में एक दूसरे से जुड़े होकर के खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, और कई तरह की खाद्य श्रृंखलाएं एक पारिस्थितिकी यंत्र में, विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे से मकड़ी के जाल की तरह जुड़ी रहती हैं, जो बनाती हैं खाद्य जाल। और इन खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और इनमें ऊर्जा का प्रवाह मिल करके, अगर इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक जिसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, बनाते हैं, जिनका वर्णन करते हैं, समझाते हैं, क्योंकि ये पिरामिड जो है, ये स्तूप, ये कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है जो आपको दिख रही है। ये एक काल्पनिक संरचना है, जिसको हम किताब में या कॉपी में समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने बताया है, ओडम ने बताया है कि इस तरह से नंबर का विभाजन होता है एक पारिस्थितिकी तंत्र में, जो ज्यादा से कम की तरफ बढ़ता है। बायोमास का विभाजन होता है, जो उल्टा भी हो सकता है, ज्यादा से कम की तरफ बढ़े, कम से ज्यादा की कम से ज्यादा की तरफ उल्टा हो गया, या एनर्जी फ्लो के आधार पर भी दोनों तरह से हो सकता है, आधा ज्यादा से कम, कम से ज्यादा, किस प्रकार से एनर्जी का विस्तार हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम देखने जा रहे हैं आगे की स्लाइडों में। यहाँ पे ये हमने देखा था कि अकार्बनिक पदार्थ जो है, सनलाइट और हीट, जो सनलाइट आते हैं, ये विकिरण की किरणें देते हैं। इन किरणों से को मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक एरियाज में कन्वर्ट करते हैं, हो जाते हैं ये रेडिएटिव किरणें, विकिरण की किरणें सूर्य से जो आती हैं। इनमें से कुछ किरणों को ट्रैप करता है प्लांट्स क्लोरोफिल के उपस्थिति में, और हरित संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण से ये पेड़ पौधे जो हैं वो खाना बनाते हैं, और इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं, या खुद बनाने वाले उत्पादक होते हैं, खुद अपने आप में उत्पादक ये कहे जाते हैं, जो कि बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड बनाएंगे, आधार बनाते हैं ज्यादातर पारिस्थितिकी तंत्र में। और ये पानी में भी, ये तंत्र पानी में भी होते हैं, जमीन पे भी होते हैं, इनके प्रकार भी हम देख चुके हैं। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। ये एक तंत्र का उदाहरण है
और ये डिफरेंट स्तर हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र के। प्रोड्यूसर्स जो उत्पादक हैं, जो खाना बनाते हैं, कंज्यूमर जो खाना खाते हैं, बने हुए खाने को लेते हैं और इनको हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं, और अपघटक जो खाने को अपघटित करते हैं और विपचित करके उनके अंदर जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, जो संरचनाएं हैं, जो रासायनिक संरचनाएं हैं, रासायनिक तत्व जो हैं, उनको मुक्त करते हैं और फिर से नया तंत्र को चलाने में सहयोग करते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट में पूरा। अब हम इसको धीरे-धीरे आपको जितना हो सकता है हिंदी में बता रहे हैं। अब पहले के वीडियो में इंग्लिश में प्रेजेंटेशन था, हिंदी में ज़्यादा बोलने की कोशिश की थी मैंने। यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैंने हिंदी में ज़रूर दिया हुआ है। इसको कोशिश कर रही हूँ मैं हिंदी में ही बताने की, बट नेचुरली बहुत सारे वर्ड्स, शब्द ऐसे हैं जिनको हिंदी में मैं भी बहुत मुश्किल से समझ पा रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ। इस पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है, मतलब एक जगह पे जहाँ पे हम आप हैं, एक छोटी से लेके बहुत बड़ी तक क्षेत्रीय इकाई है, जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का टोटल का प्रतिनिधित्व करता है। संरचना 3 मूल संघटकों से होती है: ऊर्जा संघटक, एनर्जी रिलेटेड; बायोटिक संघटक जो एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स हैं, उन वो संघटक हैं; और अजैविक, ये बायोटिक हो गए, ये ही बनाते हैं बायोमास। अजैविक या अकार्बनिक या भौतिक संघटक, जिसमें हो गया सॉइल, जल और वायु, लैंड, वाटर एंड एयर। भी चल रहा है, आवाजें आएंगी। तो अब हम आए इनको फिर से एक विभाजन हमने देखा, एक जो इनकी इस एक पारिस्थितिकी तंत्र की 3 मूलभूत बेसिक जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, वो हो गए एनर्जी, ऊर्जा संघटक, बायोम संघटक, जैविक पदार्थ के संघटक, अजैविक पदार्थ के संघटक। इनको पुनः इस तरह से डिवाइड किया गया दूसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से। दूसरे वर्गीकरण में भी वही चीज है करीब करीब। ये अकार्बनिक पहलू हैं: कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आएगा, यहाँ पे और भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ आएंगे, अकार्बनिक पदार्थ आएंगे, सॉरी। फिर कार्बनिक पदार्थ में वो पदार्थ हैं जिनसे खाना बनता है, जिनका पाचन होता है और एनर्जी लेते हैं जैविक संघटक: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लिंक अजैविक से जैविक पहलू में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड रेडिएटेड रेज की सहायता से फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स बनाते हैं। फिर हो गया जलवायु अवस्थाएं, किस तरह से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वातावरण में जो घटक हैं, जो कि जीवित नहीं हैं पर प्राकृतिक हैं, और वो मिल करके प्रकृति में जीव और जैविक संरचनाओं की का संरक्षण करते हैं, उनको उस रीजन के, उस एरिया के, हिंदी में बोलने में बहुत मुश्किल हो रही, बहुत हो रहा है, थोड़ा आप भी बेयर कीजिए। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और जितनी भी स्थूल आकृति की चीजें हैं, जो शेप्ड स्ट्रक्चर, जिनका आकार है, उन वैसी रचनाएं मिल करके क्लाइमेटिक संरचनाएं बनाती हैं। फिर आते हैं निर्माता, खाना बनाने वाले, उत्पादक, पौधे हो गए; उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक, द्वितीय स्तर के, तृतीय स्तर के, कभी कभी बड़े पारिस्थितिक तंत्र में चतुर्थ स्तर के भी होते हैं। उसके बाद छठा पहलू है, छठा घटक है अपघटक या वासकारी, जो डिकम्पोज करते हैं, जो ह्रास मतलब होता है
डिस्ट्रॉय करने वाले, जो खाना, जो बायोमास पड़ा हुआ है, जो एक्टिव नहीं है, जिससे एनर्जी निकल चुकी है, उसका जो स्टोर्ड एनर्जी, इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट कर देना एक्टिव एनर्जी में, कन्वर्शन के लिए उनको हवा में या जो जमीन में या पानी में मिला देना, उनके अवयवों को, दैट वो कहा जाता है डिकम्पोजिशन। अब ये विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। डेफिनेशन के लिए, परिभाषा के लिए आप इसको यूज कर सकती हैं। ये पंक्तियां आप एक परिभाषा के रूप में ले सकती हैं। वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे सरल परिभाषा है प्राणियों एवं वनस्पतियों के परस्पर संबंधों और पर्यावरण से इनके संबंधों का अध्ययन। जो बायोटिक सब्सटेंसेस हैं, जो जीवित सब्सटेंस, लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, प्राणी हो गए एनिमल्स, वनस्पति हो गए प्लांट्स, और इनका आपसी संबंध, प्लांट और एनिमल का आपस में रिलेशनशिप, ये हमने देखा है किस तरह से प्लांट को एनिमल खाते हैं, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। फिर उनका क्लाइमेटिक, जो जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में वो रह रहे हैं, उनके घटकों के साथ, कार्बनिक अकार्बनिक घटकों के साथ, ये सारा जो आपसी संबंध है, उनका जाल जो है, वो पूरा अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए एक इमेजिनेशन आप कर सकते हैं, एक तालाब की। ये तालाब का भी होता है, पानी का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, जमीन का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। जमीन का पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार का होता है, पानी का भी पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार का होता है, जिनको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब जितना हो सके मैं हिंदी में, ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, आप हिंदी का नोट इससे बना सकती हैं। बाकी वर्णन में अगर कहीं समझने में थोड़ी मुश्किल हो, तो कृपया आप पिछला वीडियो और ये वीडियो मिला के सुन लीजिए, तो मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होगा। इसे मैं जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, इनमें सबसे ज्यादा जो हमने देखा अभी 3 प्रकार के हैं: ऊर्जा संघटक, बायोम संघटक और अजैविक संघटक। अब ये हम देख चुके हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल यानी जो बायोम है, आपके आसपास की संरचना, जो जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें एक सुनिश्चित क्षेत्र बनाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। ऊर्जा, जैविक और भौतिक संगठनों के मध्य जटिल पारिस्थितिकी अनुक्रियाएं, एनवायरमेंटल जो सिचुएशन है, उन सिचुएशन के पर डिपेंडिंग रिएक्शंस एंड इंटर रिएक्शंस होते हैं, और जीवधारियों में भी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। पूरा एक जाल की तरह की संरचना बन जाती है, जो कि एक ओपन तंत्र है। ये हमने पहले भी देखा था कि कहीं से क्लोज नहीं है कि बस ये हो गया और यहाँ बंद हो गया। अब इसका दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र से या इनमें किसी एक सिस्टम का बंद हो गया, इट इज अ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, जो बहता रहता है, एक धारा प्रवाह तंत्र चलता रहता है, जिसमें ऊर्जा और पदार्थों का सतत निवेश, एनर्जी और जो कंपोनेंट्स हैं उन वो लगातार निवेश, मतलब यूटिलाइज होना, और बहिर्गमन, बाहर निकलना। एक बार उनका उपयोग होता है, वो प्रयोग में ला जाते हैं, फिर उससे फ्री होते हैं, फिर हवा में चले जाते हैं, क्लाइमेट में चले जाते हैं, या जमीन में चले जाते हैं, फिर उनको जमा किया जाता है, फिर उनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से एक चक्र चक्र का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में होता है, एक बैलेंस्ड स्टेबल, एक पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत स्थिर होता है। ये इसमें प्राकृतिक संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये संरचित तथा सुसंगठित होता है,
और इसमें अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था होती है। इसको अब मैं एक एक शब्द का समझाती नहीं हूँ, ये हम बार बार देख रहे हैं कि बीच में एक इकोसिस्टम में जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं इन अ वेरी रेगुलेटिव वे। एक दूसरे को बहुत नियंत्रित करते हुए वो चलते हैं, जिनको अंतर नियंत्रित तरीका कह सकते हैं। अब ये घटक हैं, ये हम लोग बार बार देख चुके हैं, तो वी आर नॉट गोइंग इसको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इस घटक में हमने कई बार देखा बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आते हैं उत्पादक, उसके बाद आते हैं कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉप या उपभोक्ता, जिनकी अलग अलग सतह होती है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और कभी कभी चतुर्थीय। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादातर शाकाहारी होते हैं, और उसके बाद के जो कंज्यूमर्स हैं सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। सब कुछ खाने वालों को सर्वाहारी कहते हैं, जिस मतलब सब कुछ खाते हैं, जिनको ऑमनिवोर्स भी कहते हैं। और उसके बाद हैं डिकम्पोजर्स एंड डेट्रिटस, जो कि विघटित करते हैं, अपचित और विघटित करते हैं पदार्थों को और वातावरण में मिला देते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में जलवायु, तापमान, ह्यूमिडिटी, गैसें, जल, वर्षा, समुद्री लहरें, सॉइल, लवणता, जितने तरह के सॉल्ट्स हैं, उसके बाद मिनरल्स आदि आदि इनमें आते हैं। देन पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। ये पारिस्थितिकी तंत्र सदैव क्रियाशील होता है और इनमें विभिन्न पदार्थों का प्रवाह चक्र के रूप में होता रहता है। ये निम्न प्रकार के कार्य करते हैं। हरे पौधे संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादकों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को पोषण देते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता को पोषण देते हैं, और सभी स्तरों के जीवों के मृत शरीरों को अपघटित करने का कार्य अपघटक करते हैं। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार सजीव वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर से विभिन्न तत्वों को प्राप्त करते हैं और विभिन्न स्तरों पर पहुंचकर कुछ समय बाद तत्वों को पुनः मंडलों में मुक्त कर देते हैं। डिकम्पोजिशन से वो फिर फ्री हो जाते हैं वातावरण में। इस चक्र में जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के घटक परस्पर निरंतर क्रियाशील रहते हैं। इसको समझने के लिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और ऊर्जा प्रवाह को समझना आवश्यक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व, ये आप लैंग्वेज यहाँ से ले सकती हैं। अब तक हम जितना देखते आए हैं, आप अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं इसको। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। अब इसमें इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। इसमें कुछ चीजें हैं, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही कंपाइल कर करके पढ़ा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ चीजें, काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी छूटी हुई हैं पिछले इंग्लिश वाले प्रेजेंटेशन में भी। जैसे इसमें एक्वेटिक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र। टेरेस्ट्रियल वाला तो करीब करीब हमने देख लिया था, 4 तरह के होते हैं। टुंड्रा होते हैं, जिनको उच्च स्थलीय या पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जिनमें कि सॉरी, पेड़ों का महत्व कम होता है, क्योंकि वहाँ इतना बर्फ होता है, इतना एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर होता है कि पेड़ ज्यादा नहीं ग्रो कर पाते हैं, तो बाकी के जितने तंत्र हैं वो मिल करके बनाते हैं। फिर हमने देखा था फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ पे उन दोनों को जो मिला करके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र लिखा हुआ है। ग्रासलैंड में हर्ब्स, श्रब्स जो आते हैं वो हो गए, और फॉरेस्ट में पूरा वन पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। और डेजर्ट या रेगिस्तानी पारिस्थितिकी यंत्र भी 2 तरह के होते हैं, उष्ण ट्रॉपिकल एंड शीत रेगिस्तानी यंत्र। दैट इज द बहुत ज्यादा
ठंड जहाँ पे होती है ऐसे भी रेगिस्तान है, तो वहाँ पे शीत रेगिस्तानी तंत्र पाए जाते हैं। जहाँ बहुत ज्यादा गर्म है क्षेत्र, वहाँ टेम्परेट इसको कहते हैं रेगिस्तानी, उष्ण रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र। ना अगर इनको पुनः इस पारिस्थितिकी तंत्र को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये डिटेल्स फिर अगर हम एक एक टॉपिक का इसके बाद वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तब हम पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न भागों पर अलग अलग देखेंगे, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अपने आप में एक फुल चैप्टर है। उसको हम जितना कंपाइल कर सकते हैं, जितना सारांश बना सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे है। फिर आ गया वही हाल है एक्वेटिक, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें हमने देखा है दो तरह के होते हैं, अलवणीय और लवणीय। फ्रेश वाटर अलवणीय, सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर या मेरीन वाटर लवणीय, जिनमें बहुत ज्यादा लवण होते हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं। जलीय पारिस्थितिकी यंत्र को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। ये हमने देखा टेरेस्ट्रियल को 4 भागों में बांटते हैं, और 4 या 5 भाग यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5। और एक्वेटिक में फिर से हो गए फ्रेश वाटर और मराइन या सागरीय या लवणीय। ये सागरीय जो है जो मराइन इकोसिस्टम है, ये फिर से दो तरह से इनका विभाजन किया गया है। 2 तरीके से इनके विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला हो गया मेरीन सरफेस इकोसिस्टम, खुले सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। तटीय ज्वानदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र, ये हो गया खुला सरफेस मराइन इकोसिस्टम, कोस्टल मराइन इकोसिस्टम। देन ये जो ज्वानदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको कहते हैं एस्चुरीज। जहां पर समुद्र और नदी मिलते हैं, उन एरियाज को एस्चुरीज कहते हैं, या ज्वार नद या ज्वानद। एक्चुअली जिस एक जगह तो मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से ये होना चाहिए ज्वार नद, जहाँ पे टाइड्स आते हैं। ज्वार का मतलब हो गया टाइड्स, तो ज्वारनद ज्यादा सही लग रहा है, ज्वानद की जगह ज्वारनद मुखी। जहाँ पर टाइड्स आते हैं और फिर वो नदी में जाते हैं या नदी से आकर के समुद्र में मिलते हैं, उन जगहों को हम ज्वारनद मुख कहते हैं और एस्चुरीज कहते हैं। और एक और तरह का एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसको कोरल रीफ कहते हैं। अब कोरल रीफ आप इतना ही जानिए कि बहुत सारे पदार्थ मिलकर के बड़े बड़े विभाजन कर देते हैं समुद्रीय स्तरों का भी कोरल्स के द्वारा, और वो इतने बड़े अपने आप में बढ़ते चले जाते हैं कि वो रीफ्स की तरह के स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो जिनको हम कोरल रीफ कहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर, तो वो सब अलग से ही हम देखेंगे। दूसरे तरह से इनका विभाजन मरीन इकोसिस्टम का कर सकते हैं बॉटम ऑफ ओशन में, जिसको निक्षेप सागरीय पारिस्थितिकी यंत्र कहते हैं, और ये नितल सागरीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया। सरफेस पर जो समुद्र की सतह पर जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो कहलाता है सागर नितल पारिस्थितिकी तंत्र। और समुद्र के नीचे गहराई में जो तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको कहते हैं सागरीय निक्षेप पारिस्थितिकी तंत्र। अब क्षेत्रीय मापक के आधार पर उसका रीजनल जो मेजरमेंट किया जाता है, उसके आधार पर फिर इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र 2 तरह के हो सकते हैं। एक है कॉन्टिनेंटल और दूसरा है ओशनिक, सागरीय। समस्त जीवमंडल का एक, तो ये तो हम पहले भी हमने देखा है कि समस्त जीवमंडल को मिलाकर बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम। और इसे 2 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, कॉन्टिनेंटल समुद्र तट और समुद्र तट के ऊपर की धाराओं के आधार पर, और समुद्र के अंदर की या पानी के अंदर। एक्चुअली ये ओशनिक यहाँ पे समुद्र से ज्यादा
क्योंकि समुद्र से ही पानी भी जुड़ा रहता है, तो एक्वेटिक हो गया और टेरेस्ट्रियल हो गया, सिंपल सी भाषा में एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हो गया। अब इनके ये पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम प्रकृति के आधार पर दो तरह के निर्माण की प्रकृति के आधार पर, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ को जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, विज्ञान बढ़ रहा है, मनुष्य ने बनाया है अपने फायदाओं के लिए, अपने लाभ के लिए अलग कई एक तरह के इकोसिस्टम्स बनाए गए हैं। तो इस आधार पर एक हो गया प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम, और एक हो गया मैन मेड और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इसलिए है कि इसको मनुष्य ने बनाया है, हालांकि इसमें भी जो उसके जो घटक हैं वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक ही हैं, पर प्राकृतिक संसाधनों को ही जो मिला करके, प्राकृतिक संघटकों को ही मिला करके मनुष्य ने बनाया है, जिसका जो है कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से, जिसमें कि फार्मिंग वगैरह, खेत बनाए जाते हैं, खेतों में अब धान के खेत बने, गेहूं के खेत बने, अलग अलग तरह के खेत बना करके जो खेती होती है, और अकृषित जो कृषि से संबंधित नहीं है, जिसमें आप एक्वेरियम बोल सकती हैं, फिश कल्चर कह सकती हैं, इस तरह के मैन मेड इकोसिस्टम्स भी हैं। देन उपयोग के आधार पर, इसको ही आप उपयोग के आधार पर भी, ये कृषि आधारित है, कृषि आधारित में एग्रीकल्चरल है और नॉन एग्रीकल्चरल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स या संघटक हैं इकोसिस्टम में। अब आता है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा ये हम पहले देख चुके हैं, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है, और अभी भी मैं बहुत संक्षेप में बता देती हूँ कि ऊर्जा मिलती है प्रकृति को या नेचर को सूर्य की रोशनी से। सूर्य की जो किरणें धरती पर आ रही हैं, ये किरणें विकिरण की किरणें भेजती हैं क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में, वहां से इन किरणों का कुछ भाग पड़ता है सरफेस पर प्लांट्स के, जो उत्पादक या हरे पौधे हैं, वो उनको ट्रैप कर देते हैं ऑर्गेनिक या केमिकल एनर्जी में। तो नेचुरल एनर्जी, रेडिएटिव एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं ये हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। उसके बाद इस केमिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में पेड़ के कुछ तो ट्रैप करके रखता है पेड़ अपने अंदर, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी को जितने भी रेडिएटिंग रेज हैं, सबको प्लांट नहीं ट्रैप कर सकता है। तो इसीलिए इस प्रवाह को हम देखें कि ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है, रेडिएटिंग एनर्जी सनलाइट से आया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया बाय द प्रोड्यूसर्स, जो पेड़ पौधे हैं, वो फिर इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉप्स, जिसमें सबसे पहले शाकाहारी आते हैं, उसके बाद मांसाहारी आते हैं, जो पहले स्तर के, फिर दूसरे स्तर के मांसाहारी आएंगे, और ये सब मिल करके जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्तर के मांसाहारी आएंगे। इसके बाद ये फिर ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहेंगे, तो फूड वेब भी बनाएंगे, फूड चेन भी बन रहा है, और ये सारे मिल करके जब इनका अंत होता है, जब इनकी मॉर्टिलिटी, हर जीवित चीज का एक अंत होना ही है, और उनकी लाइफ स्पैन, उनका सेल्स का क्रियाशीलता खत्म होती ही है, और भी उसके बाद वो प्रकृति में उन जीवाणु या विषाण, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, और प्रोटोजोअन्स हैं, ये माइक्रोबियल जितने भी सूक्ष्म प्राणी हैं, वो डिकम्पोज करके फिर इनको मिट्टी में मिला देते हैं, वायुमंडल में मिला देते हैं, और वातावरण में मिला देते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी फ्लो हो रहा है। ये दोनों सिस्टम में आप दोनों तरीकों में देख सकती हैं। एक्चुअली ये लिंडमैन का 10% का नियम, अब इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि साधारणतः ये निष्कर्ष निकाला गया है। लिंडमैन एक वैज्ञानिक हैं, और भी बहुत सारे लोग इनके साथ काम किए, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है बहुत सारे अध्ययन के बाद कि एनर्जी का ना
निर्माण होता है ना नाश होता है, ना ये बनता है ना ये खत्म होता है, बस ये इसके स्वरूप बदलते रहते हैं। रेडिएटिंग एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी से यूटिलाइजिंग एनर्जी, जो बॉडी में जितने तरह के एक्शंस हो रहे हैं, जितनी तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनमें एनर्जी अलग अलग रूपों में उपयोग किए जाते हैं। और ये सारी ऊर्जाएं फिर ऊष्मा एनर्जी में बदलती हैं। उसके बाद ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो साथ साथ ऊर्जा का वास भी होता जाता है। जो एनर्जी सूर्य से मिल रही है, बेसिक निष्कर्ष ये निकाला गया है कि उसका 10% ही एक इकोसिस्टम में फ्लो में के बाद यूटिलाइज होता है, और 90% एनर्जी खत्म नहीं हो जाता है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं ना, ये बनता है नहीं खत्म होता है, ये वेस्ट होता रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इकोसिस्टम में, उसका कन्वर्शन, उसका मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। सो दिस ऑल वी हैव, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इस एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी हो गया जो सन से आता है, इसे विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में बदलता है। उसके बाद जैसे लाइट इसका एक उदाहरण है। फिक्स एनर्जी विभिन्न ऑर्गेनिक पदार्थों में बंधी संभावित रासायनिक ऊर्जा है, जो उनकी ऊर्जा सामग्री को मुक्त करने के लिए टूटती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का उत्पादन करने के लिए इनऑर्गेनिक पदार्थों का उपयोग करने वाली रेडिएंट ऊर्जा को फिक्स करने वाले जीवों को ऑटोट्रॉप कहा जाता है। अब ये लैंग्वेज आप यहाँ से पढ़ करके लीजिए, ये सब हम लोग बार बार देख चुके हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो केमिकल एनर्जी फिर से डिफरेंट लेवल्स पे, ट्रॉपिक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज होती है, ऊष्म ऊर्जा हीट प्रोड्यूस करती है, और इस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाता है। और साथ साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अनयूज्ड भी होती रहती है। दैट इज कॉल्ड एज लिंडमैन का 10% नियम। जितनी ऊर्जा अवेलेबल है उसका 10% ही यूटिलाइज होता है। इसका लैंग्वेज आप यहाँ से पढ़िए, उदाहरण के साथ ये समझाया हुआ है। फिर आता है फूड चेन। ये भी हम लोग बार बार देख चुके हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में अकेले हरे पौधे सौर ऊर्जा को ट्रैप कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में बंद होती है, और चूंकि सभी अन्य जीवित जीव अपनी ऊर्जा के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा को पकड़ने के लिए किसी भी क्षेत्र में पौधों की दक्षता समुदाय में दीर्घकालिक ऊर्जा प्रवाह और जैविक गतिविधि की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। पेड़ ही किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी जीव हैं, उनके वो कितना सक्सेसफुल लाइफ बिताएंगे, ये निर्णय करते हैं पेड़, क्योंकि वही एक ऐसे समूह हैं एक इकोसिस्टम में, एक तंत्र में, जो ऊर्जा को मॉडिफाई करते हैं। बाकी के जो सदस्य हैं वो ऊर्जा को यूटिलाइज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, पर उस ऊर्जा को, रेडिएंट एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट होता है, और वो लाइट एनर्जी को पेड़ पौधे ही हैं जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, केमिकल और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको कि सॉलिड रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, खाने के रूप में यूज किया जा सकता है। अब ये जो ऊर्जा है, ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हम बार बार देख रहे हैं। एक ट्रॉपिकल स्तर पे एक स्तर से दूसरे टॉपिक स्तर पर पहुंचता रहता है ये एनर्जी। इस एक उदाहरण है मार्श घास, जो कि एक दलदल जिसको कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मॉस जमा होते हैं और इनसे एनर्जी निकलती है। इसको खरगोश खाता है, खरगोश को कोई पक्षी खाता है, उस पक्षी को हॉक खाता है। तो इस तरह से एक फूड चेन बना। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला सीधे चलती है, फूड चेन सीधा चल रहा है, जिसमें हरे पौधे हर्बीवोर्स द्वारा खाए जाते हैं, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स के द्वारा खाए जाते हैं, और मांसाहारियों को शीर्ष मांसाहारी खाते हैं। तो ये एक हो गया, एक फूड खाद्य लिंक बन गया। इस तरह के खाद्य लिंक, अब खाद्य लिंक ये दिस वी हैव सीन कि 3 तरह के फूड चेन होते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन,
पैरासाइट फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग में जो हर्बीवोर्स जो हैं, जो कि पेड़ पौधों पर खाते हैं, वहां से शुरू होती है। पैरासाइट फूड चेन, पैरासाइट्स जो वो प्लांट को, एनिमल को, सबको पैरासिटाइज करते हैं, बट पैरासाइट्स कभी हत्या नहीं करते हैं, वो मारने की उनकी इंटेंशन नहीं होती है। ये अलग बात है कि पैरासाइट्स का एक्सट्रीम इन्फेक्शन जब होता है तो मौत हो जाती है, बट चूंकि पैरासाइट जानते हैं कि उनका होस्ट मरेगा तो वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि झट से पैरासाइट ऐसा नहीं होता कि यहाँ से निकल करके कहीं और चला गया। कुछ उसके अंश भले डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पर ज्यादातर वो खत्म ही होते हैं। और ये हो गया डेट्रिटस श्रृंखला, जिसमें मृत ऑर्गेनिक अवशेष और ग्रेजिंग वाले खाद्य श्रृंखला से व्युत्पन्न निकास को डेट्रिटस कहते हैं। और इस डेट्रिटस में निहित ऊर्जा को पारिस्थितिकी तंत्र में पूरी तरह ये नहीं खोता है, बल्कि ये ऊर्जा के, जीवों के समूह के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है, जो जिनको डिकम्पोजर्स कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी को फिर से नए रूप में अवेलेबल कराने के लिए। तो ये हो गया फूड। अब फूड वेब, इस तरह की कई खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं, पर ये खाद्य श्रृंखलाएं स्वतंत्र नहीं होती हैं। एक इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव पूरी तरह से किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं कि प्लांट को एक एनिमल खाया, उस एनिमल को दूसरा एनिमल खाया, ये बिल्कुल सिस्टम एक क्लियर कट सिस्टम है। इसमें श्रृंखला की शुरुआत में साझा भी किया जाता है। मांस पौधे, कीड़े, पक्षियों, स्तनधारियों और मछलियों की विविधता से खाया जाता है। कई तरह के सदस्य हैं जो एक चीज को खाते हैं। कुछ जानवरों को कई शिकारियों द्वारा भी खाया जाता है। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला में चूहों को सांपों के द्वारा ही खाली नहीं खाया जाता है, सीधे उल्लू ही खा लेता है उन चूहों को भी। तो इस तरह से एक जाल बनता जाता है फूड का, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। इसका डिटेल्स डायग्राम इसके पहले वाले वीडियो को भी मिला के देखिए, और उसके आधार पर फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंस मैंने इसके पहले के वीडियो में अच्छे से समझाया है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पारिस्थितिक पिरामिड। ये हमने देखा था पहले भी कि उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के बीच उनकी संख्या, नंबर, जैव भार इज बायोमास एंड ऊर्जा मात्रा, एनर्जी के संबंधों का आलेखी निरूपण किया जाए तो एक स्तूपाकार आकृति बनती है। इस तरह का एक, इसको स्तूपाकार आकृति या पिरामिड कहते हैं। इसमें तीन चीजें ध्यान में रखी गई हैं। नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स, खासतौर से जीव जंतु और प्लांट्स को मिला करके जैव भार, सारा जो बायोमास है एक तंत्र में, वो पूरा बायोमास को कंक्लूड किया जाए और उनके बीच में एनर्जी कितनी यूटिलाइज हो रही है। इन तीन बेसिस पर एक स्ट्रक्चर, एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए, तो एक स्तूप के आकार की आकृति बनती है, जो इस शेप के भी हो सकती है, चौड़ा नीचे और कोनाकार ऊपर, या इन्वर्टेड शेप में भी हो सकती है ये एनर्जी फ्लो। और ये पिरामिड, इन आकृतियों को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादों, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं तथा शीर्ष मांसाहारी जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा मात्रा में कुछ संबंध होता है। अगर उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच उनकी संख्या, जैव भार एवं ऊर्जा मात्रा के संबंधों का आलेखी निरूपण, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो एक स्तूपाकार आकृति बनती है, जिसके आधार पर उत्पादक एवं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता आदि आरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पिरामिड की संकल्पना को ब्रिटेन के पारिस्थितिवेत्ता इकोनॉमिस्ट चार्ल्स डल्टन ने प्रोड्यूस किया था 1927 में। अब ये लैंग्वेज तो आप यहाँ से लीजिए, हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये एक जनरलाइज्ड इकोलॉजिकल पिरामिड है, जैसे यहाँ पे सौर ऊर्जा आ रही है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, और देखिए ये 100% यहाँ पर अगर हम मान के चलें, जितना ये 100% मतलब ये नहीं है कि जितना ऊर्जा अवेलेबल था उसमें से हमने सारा प्लांट ने ले लिया है।
जो लिया है उसको अगर हम 100% मान करके चलें तो 0.01% ही टॉप पे पहुंचता है, दैट इज 10%। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षरण हो रहा है डिफरेंट लेवल्स पे, तृतीयक उपभोक्ता। उसके बाद ये अब सारे लेवल से अब घटक आप डिकम्पोज करते हैं और पुनः अब इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उनको उसको फिर से यूज करता है प्राथमिक उत्पादक या प्रोड्यूसर। तो इस तरह से 4 या 5 चरणों की संख्या होती है। फूड चेन जितना लंबा होता है, अंतिम सदस्यों के लिए उतनी ही कम ऊर्जा उपलब्ध होती है। इस चेन में को अगर हम एक पिरामिड के रूप में देखें तो जितनी ऊर्जा नीचे है अगर उसको हम 100% लेकर के चलें तो जो टॉप पे जो क्लाइमेक्स पे जो ऊर्जा अवेलेबल है वो बहुत ही कम है, दैट इज सेड टू बी 0.01% एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। ये पारिस्थितिकी प्रकार 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर पिरामिड, इन उत्पादकों तथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एवं उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंधों के आरेखीय चित्रण जो स्तूप बनता है उसे संख्या का स्तूप कहते हैं, दैट इज द नंबर पिरामिड। उदाहरण देकर के ये आपका बताया हुआ है, जैसे झील पारिस्थितिकी तंत्र में एक सीधा स्तूप बनता है, दैट इज वेरी नॉर्मल पिरामिड बनता है। जिस एक उदाहरण देकर के समझाया हुआ है जिसे द लेक पारिस्थितिकी यंत्र कहते हैं। अच्छा, एक चीज और छूटा हुआ, लेंटिक एंड लॉटिक टाइप ऑफ पिरामिड्स, वो अब फिर हम एक बार ऊपर जाकर के देख लेते हैं, पहले इसको खत्म कर लें। फिर मुझे याद आ रहा है कि एक और पार्ट छूटा है जो हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम देखा था। उसमें वो फिर 3 तरह के होते हैं या 4 तरह के होते हैं। अभी लेंटिक, लॉटिक, वेटलैंड एंड मार्स, ह्यूमस, दलदल, 4 तरह के होते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो अलवणीय जल का इकोसिस्टम है वो 4 तरह का होता है। लेंटिक होता है जो स्थिर पानी जिसमें रहता है, लॉटिक जिसमें बहता पानी होता है, वेटलैंड्स जहाँ पे पानी की जो बॉडीज हैं उनके आसपास जो जमीन, गीली जमीन होती है, चाहे वो समुद्र हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, वो उनको वेटलैंड कहते हैं। और दलदल जो जहाँ पर बहुत सारा मिट्टी और पानी मिल करके दलदल की तरह बनाते हैं जिस पर मॉस जमा होता है, उस दैट इज कॉल्ड एज हार्श मास या दलदलीय पारिस्थितिकी यंत्र। ये जस्ट मैं अभी आपको ले चलती हूँ, यहाँ खत्म कर लें हम। ये 3 तरह के पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ ग्रासलैंड। ऑफ कोर्स ये जो एक एक एग्जांपल बताया हुआ है, दिस इज द एनर्जी पिरामिड, दिस इज द पिरामिड ऑफ बायोमास, दिस इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये भी एनर्जी का पिरामिड है, किस तरह से एनर्जी फ्लो पहुंच रहा है 100% मान के चले तो 0.01% तक। ये पिरामिड का नंबर है, ये इस शेप में भी बन सकता है ये पिरामिड, और इन्वर्टेड रूप में भी बन सकता है। ज्यादातर फॉरेस्ट के पिरामिड्स में इन्वर्टेड सबसे ज्यादा, वहां पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं जो धीरे धीरे यूटिलाइज किए जाते हैं बाय द कंज्यूमर्स, और ये इन्वर्टेड या स्पिंडल शेप्ड पिरामिड भी बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर। अब इकोलॉजिकल पिरामिड, इसके पहले हमको देखना है इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसके बाद फिर हम इकोलॉजिकल पिरामिड पर हम अलग से भी देख सकते हैं। ये एक स्लाइड होना चाहिए था जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, सरिता पारिस्थितिकी तंत्र, झील पारिस्थितिकी तंत्र और जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र और दलदल पारिस्थितिकी तंत्र। यस, ये फ्रेश वाटर छूटा है जिसमें है लेंटिक, दिस इज द लेक एंड पॉन्ड में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, झील पारिस्थितिकी तंत्र, इसको लेंटिक पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। इसमें प्रवाहित होता रहता है पानी। दिस इज लेंटिक में स्थिर होता है पानी, यहाँ पर पानी लेंटिक
लेंटिक, सॉरी, अगर हम यहाँ पे लिखें लेंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये है स्थिर पानी, प्रवाहित पानी नहीं है। इसके उदाहरण हैं तालाब, पोखर, पॉन्ड्स, लेक, जिनमें पानी बहता नहीं है, जमा हुआ पानी तालाब बनाता है, झील बनाता है, तो इनको हम कहते हैं झील पारिस्थितिकी यंत्र, दैट इज स्टिल पानी, बहता हुआ पानी नहीं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन, बहुत दिमाग रखिएगा। स्थिर पानी पॉन्ड्स में, लेक्स में, तालाब में, पोखर में पानी आ रहा है, जा रहा है नहीं है, जो पानी वहां है तो इसे हम कहेंगे स्थिर पानी, ये प्रवाहित पानी नहीं है। दिस इज द लेंटिक वाटर और लेंटिक इकोसिस्टम। और दूसरा है सरिता, प्रवाहित, सरिता मतलब नदी, जिसका उदाहरण है नदी। ये बहता हुआ पानी, इट इज कॉल्ड एज लॉटिक इकोसिस्टम। इसको आप सरिता पारिस्थितिकी यंत्र या प्रवाहित जल पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं। उसके बाद है जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र, वेटलैंड इकोसिस्टम, और दलदल पारिस्थितिकी यंत्र, दैट इज द ह्यूमस, और मार्श लैंड पारिस्थितिकी यंत्र। ये यहाँ पे छूट गया था। सो विद दिस ये स्लाइड हम अंत करते हैं इसका। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स देख चुके हैं, जितनी मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। मुझे खुद पर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया, पर मैंने कोशिश की है। पसंद आए तो आगे भी बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए तो खुला क्लास अगर हम कर सकते हैं तो जो आपकी समस्याएं होंगी हम वहीं पे सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। जिसके लिए यूट्यूब, मुझे जो बताया गया है यूट्यूब पर की कहानी भी, मैं कभी समय मिला तो मेरी भी कहानी, बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है, कहाँ से कहाँ मैं यहाँ आई, यूट्यूब पे आई हूँ। तो अभी मैं यूट्यूब पे जस्ट सीख रही हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आपको इसमें सहयोग करना होगा, तभी हम आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में हम देखेंगे इकोलॉजिकल